नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम समझेंगे लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों को और करेंगे उनका एक गहरा तुलनात्मक विश्लेषण। हम जानेंगे संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली के बीच का अंतर और साथ ही यह भी समझेंगे कि आज़ादी के समय भारत ने अपने लिए किस ऐतिहासिक व्यवस्था को चुना। प्रत्येक आधुनिक लोकतंत्र के सामने शुरुआत में ही एक बुनियादी और बेहद कठिन चुनाव होता है। दुविधा ये होती है कि क्या सरकार को अत्यधिक स्थिर होना चाहिए ताकि वो बिना किसी डर के काम कर सके, या उसे जनता के प्रति दिन प्रतिदिन जवाबदेह होना चाहिए। इसी बुनियादी सवाल से दुनिया में शासन की दो प्रमुख प्रणालियों का जन्म होता है। सबसे पहले बात करते हैं संसदीय प्रणाली की। इस व्यवस्था में जो कार्यपालिका यानी सरकार होती है वो विधायिका यानी संसद के भीतर से ही पैदा होती है। इसकी तीन मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, इसमें दोहरे प्रमुख होते हैं, एक नामात्र के प्रमुख जैसे कि राष्ट्रपति और दूसरे वास्तविक प्रमुख यानी हमारे प्रधानमंत्री। दूसरा, इसकी अंतर्निहित संरचना ऐसी होती है कि कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के भी सदस्य होते हैं, इसलिए यहाँ शक्तियों का कोई स्पष्ट अलगाव या पृथक्करण नहीं होता। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है सामूहिक उत्तरदायित्व। कार्यपालिका अपने हर एक फैसले और कार्य के लिए विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है। इसके विपरीत अध्यक्षीय प्रणाली पूरी तरह से शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करती है। यहाँ पहला नियम है एकल प्रमुख का। राज्य का प्रमुख ही सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। दूसरा, इसमें सरकार के अंगों का पूर्ण रूप से स्वतंत्र अस्तित्व होता है। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं और कोई भी मंत्री विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता। तीसरा, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की जगह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, यानी कार्यपालिका कानून बनाने वाली विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह नहीं होती। आइए अब इनके अस्तित्व की शर्तों को समझते हैं। संसदीय व्यवस्था में सरकार का टिके रहना विधायिका के दिन प्रतिदिन के विश्वास पर निर्भर करता है। अगर संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार उसी वक्त गिर जाती है। वहीं अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यकारी प्रमुख यानी राष्ट्रपति को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। विधायिका उन्हें किसी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए आसानी से पद से नहीं हटा सकती, जिससे सरकार को एक निश्चित कार्यकाल की सुरक्षा मिलती है। इस संरचनात्मक अंतर को हम इस तालिका से आसानी से समझ सकते हैं। कार्यपालिका के स्वरूप की बात करें तो संसदीय में ये दोहरी होती है और अध्यक्षीय में एकल। शक्तियों के पृथक्करण के मामले में संसदीय व्यवस्था अस्पष्ट है क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा है, जबकि अध्यक्षीय में ये पूर्ण और स्पष्ट है। उत्तरदायित्व के स्तर पर संसदीय में विधायिका के प्रति सामूहिक जवाबदेही होती है, जबकि अध्यक्षीय में ऐसी कोई सामूहिक जवाबदेही नहीं होती। और कार्यकाल के मामले में, जहां संसदीय व्यवस्था बहुमत पर निर्भर होने के कारण अनिश्चित है, वहीं अध्यक्षीय व्यवस्था पूरी तरह निश्चित है। चलिए अब संसदीय प्रणाली की खूबियों पर नजर डालते हैं। इसकी पहली बड़ी खूबी है कड़ी जवाबदेही। संसद द्वारा प्रश्नकाल और अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से सरकार पर दिन प्रतिदिन नियंत्रण रखा जाता है। दूसरी खूबी है विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य। चूंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए इनके बीच बेहतर तालमेल होता है और गतिरोध की संभावना बहुत कम होती है। तीसरी खूबी है व्यापक प्रतिनिधित्व। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में इसके जरिए सभी वर्गों, जातियों और अल्पसंख्यक समूहों को सत्ता में भागीदारी का अवसर मिलता है। और चौथी खूबी है एक सशक्त विपक्ष, जो जन आंदोलनों और नीतियों की आलोचना के जरिए लोकतंत्र को जीवंत रखता है। लेकिन इस व्यवस्था में कुछ कमियां भी हैं। सबसे बड़ा डर होता है अस्थिर सरकार का। बार बार सरकार गिरने के खतरे के कारण धन और समय दोनों की भारी बर्बादी होती है। दूसरा दोष है निर्णयों में देरी। गठबंधन के सहयोगियों की सहमति बनाने के चक्कर में तुरंत कड़े फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, इसे कभी कभी नौसिखियों का शासन भी कहा जाता है क्योंकि मंत्रियों का चुनाव केवल विधायिका के सीमित सदस्यों में से ही करना पड़ता है, जिससे बाहर के विशेषज्ञों की कमी खलती है। और चौथा, इसमें कार्यपालिका का विधायिका में विलय हो जाता है, जो शक्तियों के आदर्श पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है। अब बात करते हैं अध्यक्षीय प्रणाली के गुणों की। यहाँ सबसे बड़ा फायदा है अत्यधिक स्थिरता का। निश्चित कार्यकाल होने के कारण सरकार गिरने का कोई डर नहीं होता, जिससे देश की नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। दूसरा लाभ है त्वरित निर्णय। एक ही कार्यकारी प्रमुख होने के कारण किसी सामूहिक सहमति की मजबूरी नहीं होती, जिससे फैसले तेजी से लिए जाते हैं। तीसरी बड़ी विशेषता है विशेषज्ञों का मंत्रिमंडल।
राष्ट्रपति अपनी मर्जी से देश के किसी भी योग्य, कुशल या विशेषज्ञ नागरिक को मंत्री बना सकते हैं। और चौथा, इसमें शासन के सभी अंग एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते, जिससे स्पष्ट शक्ति पृथक्करण का पालन होता है। मगर सिक्के का दूसरा पहलू यहाँ भी है। अध्यक्षीय प्रणाली में निरंकुशता का जोखिम बहुत अधिक होता है। दिन प्रतिदिन के नियंत्रण के अभाव में कार्यकारी प्रमुख तानाशाह बन सकता है। दूसरा बड़ा दोष है टकराव और गतिरोध। यदि विधायिका में किसी दूसरे दल का बहुमत हो तो बजट या कानून बनाने में सरकार के सामने भारी अड़चनें आती हैं। तीसरा, इसे विजेता सब ले जाता है, यानी विनर टेक्स ऑल प्रणाली भी कहा जाता है, जिससे समाज के अल्पसंख्यकों और छोटे वर्गों की अनदेखी होने का खतरा रहता है। और चौथा, इसमें सरकार को समय से पहले चुनौती देने या हटाने का कोई प्रभावी तंत्र न होने से विपक्ष कमजोर पड़ जाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, भारतीय संदर्भ में। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब हमारा देश बहुधार्मिक, बहुभाषाई और एक नव स्वतंत्र राष्ट्र था। हमारे संविधान निर्माताओं को संसदीय प्रणाली की कमियों, जैसे कि अस्थिरता, का भलीभांति ज्ञान था। फिर भी एक बेहद जटिल और विविध देश के लिए उन्होंने स्थिर मानी जाने वाली अध्यक्षीय प्रणाली को क्यों खारिज कर दिया? आइए इसके पीछे के दो मुख्य कारणों को समझते हैं। पहला कारण था हमारी परिचित व्यवस्था और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला बिंदु है संस्थागत प्रशिक्षण। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में जो शुरुआती लोकतांत्रिक संस्थाएं बनी, वे पूरी तरह से संसदीय ढांचे पर ही आधारित थीं। हमारे नेताओं को इसका अनुभव था। दूसरा, हमारा कानूनी आधार। भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था, जो पूरी तरह संसदीय व्यवस्था पर टिका हुआ था। तीसरा था जोखिम से बचाव। संविधान निर्माता आज़ादी के नाजुक दौर में किसी बिल्कुल नई और अपरिचित प्रणाली के साथ प्रयोग करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था विविधता का सम्मान और निरंकुशता से देश को बचाना। एक नव स्वतंत्र देश में जहां लोकतांत्रिक जड़ें अभी गहरी नहीं थी, वहां अध्यक्षीय प्रणाली अपनाने से किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां आ जाने और उसके तानाशाह बनने का बहुत भारी जोखिम था। साथ ही भारत जैसी महाविविधता वाली सोसाइटी के लिए एक ऐसी समावेशी प्रणाली की जरूरत थी, जो हर वर्ग, जाति, भाषा और अल्पसंख्यक को सत्ता का हिस्सेदार महसूस करा सके। और यह केवल संसदीय प्रणाली में ही संभव था। हमारे संविधान निर्माताओं का अंतिम और स्पष्ट निर्णय इस समीकरण पर आधारित था कि जवाबदेही जोड़ समावेशिता हमेशा स्थिरता जोड़ गति से कहीं अधिक कीमती और बड़ी होती है। हमारे निर्माताओं ने जानबूझकर अस्थिरता और धीमे फैसलों के दोषों को स्वीकार किया। उनके लिए एक नव स्वतंत्र भारत में सरकार की दैनिक जवाबदेही और समाज के हर तबके का व्यापक प्रतिनिधित्व होना एक स्थिर लेकिन निरंकुश हो सकने वाली सरकार से कहीं अधिक मूल्यवान था। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अध्यक्षीय प्रणाली निसंदेह स्थिरता और त्वरित फैसले देती है, किंतु भारत की बहुसंस्कृति, भाषाई विविधता और लोकतांत्रिक लोकाचार के लिए संसदीय प्रणाली की जवाबदेही ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत का संसदीय लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि देश की विशाल विविधता को एकता के एक मजबूत सूत्र में बांधने का सबसे सफल और ऐतिहासिक उपकरण है। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.